दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ईटी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्चुअली मेरा बिपार्ड में ट्रेनिंग हो रहा था, जिस वजह से मैं पिछले 2 महीने से आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ हूँ। तो ट्रेनिंग से आने के बाद फिर मैं सोचा कि मैं अपनी उस कोशिश को फिर से कंटिन्यू करूं और इसलिए आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज मैं आपके सामने कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके नहीं आया हूं, लेकिन बायोलॉजी के 10 प्रश्न ऐसे चुन के लाया हूं जिनको अक्सर एग्ज़ाम्स में डिफरेंट एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। और उनके साथ मैंने ऑप्शंस इस तरह से सिलेक्ट किए हैं कि प्रश्न तो केवल आपके 10 ही हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को भी साथ में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 50-100 प्रश्नों को डील कर रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि छोटी माता चिकन पॉक्स। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चिकन पॉक्स जो है ये बड़ी माता हो जाएगी, ये छोटी माता नहीं होंगी। तो बड़ी माता, छोटी माता उसको हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं। प्रश्न है चिकन पॉक्स, इंग्लिश में ही आप पढ़िए इसको, चिकन पॉक्स निम्न में से किससे होता है। अब यहाँ पर आपको काउजिंग एजेंट, जो भी उसके काउजिंग एजेंट हैं उनका नाम दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका विब्रो कॉलरे, दूसरा है वेरिसोला जोस्टर और तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस। अब नाम पढ़ने के बाद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये सबसे पहले तो इस ए ऑप्शन को आप ऐसे ही छांट लीजिएगा क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरे, जिससे कि कॉलरा नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा, ये स्ट्रेप्टोकोकस भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है जिससे फूड पॉइजनिंग, नोज आपका सोर हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, इस तरह का परेशानी या डिजीज इसके साथ होता है। तीसरा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है ये तो नन ऑफ दीज है, तो बच रहा है अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, वेरिसोला जोस्टर वायरस। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स किससे होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो है, एक तो चिकन पॉक्स और दूसरा है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स है, दोनों पॉक्स ही, दोनों में आपके शरीर पे दाने ही आएंगे, लेकिन अंतर है चिकन पॉक्स में दाने थोड़े बड़े होते हैं और स्मॉल पॉक्स के दाने थोड़े छोटे होते हैं। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपसे चिकन पॉक्स ही पूछा जाएगा कि किसकी वजह से होता है। चिकन पॉक्स तो हमने देखा कि वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, वेरियोला वायरस। ठीक है, बाकी ये जो दो ऑप्शन थे ये दोनों बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरे, उससे कॉलरा नामक बीमारी होती है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस ये भी बैक्टीरिया है, इससे फूड पॉइजनिंग, नोज सोरिंग, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम इससे अराइज होता है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, किसने अपने विकास के सिद्धांत में योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रस्ताव रखा। और इस लाइन को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इंग्लिश में इसी योग्यतम की उत्तरजीविता को हम लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। यानी कि प्रश्न कुल मिला के आपसे ये पूछना चाह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी किसने दी। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में नजर डालेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है मेंडल और चौथा ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रिज। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली अगर इस ऑप्शंस में, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन। लेकिन अगर इसी में किसी एक को, डार्विन को छोड़ के किसी एक को, मान लीजिए सपोज कि ये ह्यूगो डी ब्रिज को हम लोग यहाँ से हटा दें और इसके जगह ऑप्शंस रख दें हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, तो फिर आपका आंसर चला जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के पास। ठीक है, दो थ्योरी है, ध्यान में रखिएगा, ये डार्विन के साथ दो थ्योरी जुड़ी हुई है। एक तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास का सिद्धांत, और दूसरा जो है डार्विन का वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
बेसिकली डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है। यह भी प्रश्न आता है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो ये डार्विन महोदय ने दिया था। इस नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने यह कहा कि नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन सी स्पीसीज फ्लोरिश करेगी, कौन सी स्पीसीज अपनी आबादी बढ़ाएगी और अपने उस ज्योग्राफिकल कंडीशन में अच्छे से अब फ्लोरिश करेगी। ठीक है, तो जैसे इसके लिए उसने एग्जाम्पल दिया किसी एक कीड़े का जिसको बीटल हम लोग कहते हैं। तो उसने कहा कि एक खास पर्टिकुलर एरिया में दो तरह के बीटल पाए जाते थे, एक जिसका कलर ग्रीन था और दूसरा जिसका कलर रेड था। अब ये जो कीड़ा होता है बीटल, इसको कौवा खाता है। तो ग्रीन ग्रास में ग्रीन बीटल आसानी से नहीं दिखता है, उसको एक कैमोफ्लेज मिलता है, उसको छुपने में आसानी होती है। लेकिन रेड बीटल कौओं के द्वारा आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ग्रीन ग्रास में, हरे घास में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि रेड बीटल को कौओं के द्वारा ज़्यादा खाया जाएगा, जबकि हरे बीटल आसानी से घास के अंदर, हरे घास के अंदर छुप जाएंगे। ऐसे कंडीशन में होगा कि इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में आप देखेंगे कि हरे वाले बीटल की आबादी धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि उसको कम खाया जा रहा है, जबकि लाल वाले बीटल की आबादी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि उसको कौओं द्वारा ज़्यादा खाया जा रहा है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि कौन लंबे समय में ज़्यादा फ्लोरिश करेगा, कौन सा स्पीसीज। तो जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में नेचर के साथ जिसका तालमेल बढ़िया बैठा हुआ है, जिसके बॉडी की डिजाइनिंग और जिसके बॉडी के फीचर्स, गुण नेचर के साथ उस ज्योग्राफिकल एरिया में ज़्यादा बेहतर है, उसके बढ़ने की संभावना, उसके आबादी के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट वाज गिवन बाय डार्विन। अब इसी बात को हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने तोड़ मरोड़ के थोड़े अपने शब्दों में उसको पेश किया और कहा कि वही आगे जिएगा, वही सर्वाइव करेगा, वही स्पीसीज सर्वाइव करेगा जो कि फिटेस्ट होगा। यहाँ फिटेस्ट कहने का मतलब उनका मतलब फिजिकल फिटनेस से नहीं था कि जो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, दूसरे को उठा के पटक देगा। ये फिजिकल स्ट्रेंथ से उनका मतलब नहीं है फिटेस्ट। यहाँ फिटेस्ट से स्पेंसर साहब का मतलब ये है कि अपने उस ज्योग्राफिकल एरिया में उसके जो बॉडी डिज़ाइन होंगे, उसके जो बॉडी फीचर्स होंगे, वो बॉडी डिज़ाइन और बॉडी फीचर्स ज़्यादा सूट करेंगे उसके सर्वाइवल के लिए, है ना। तो डार्विन के ही नेचुरल सिलेक्शन की बात को तोड़ मरोड़ के हर्बर्ट स्पेंसर ने पेश किया और उन्होंने अपने थ्योरी को नाम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऑप्शन में डार्विन के साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर भी हो तो आपका आंसर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां आप डार्विन के साथ जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे हम लोगों ने जो यहां ऑप्शन सेट किया है, इस ऑप्शन में लैमार्क है, डार्विन है, मेंडल है और ह्यूगो डी व्रीज है, यानी कि यहां पर हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। तो इस कंडीशन में आप डार्विन के साथ चले जाएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन के साथ। बाकी हम लोग लैमार्क की बात करें तो लैमार्क का भी बायोलॉजी में आप बहुत नाम सुने होंगे। इन्होंने भी दो थ्योरी दी है। लैमार्क साहब ने भी दो थ्योरी दी है। एक तो इनका बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत। जैसे आपने देखा होगा कि जिराफ का गर्दन काफी लंबा होता है। शुरू से जिराफ का गर्दन इतना लंबा नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसने ऊपर के पैरों के ऊपर के मुलायम पत्तों को खाने के लिए बार बार प्रयास किया और अपना गर्दन उठा उठा के उसको खाने का प्रयास करता था। जिराफ को मुलायम पत्ते ज़्यादा पसंद थे। तो लंबे समय में, लगभग आप समझिए कि कई जनरेशंस के बाद, सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जिराफ ने अपने गर्दन का यूज ज़्यादा किया तो उसका गर्दन लंबा होने लगा। और आज हम देखते हैं कि जितने भी जिराफ होते हैं वो काफ़ी लंबे गर्दन वाले होते हैं। इसी तरह से लैमार्क ने कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेगा उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और जिस अंग का, जिस ऑर्गन का उपयोग कम करेगा उसका डेवलपमेंट भी कम होगा और वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जैसे देखिए बंदर से जब आदमी बना तो बंदर पैरों पे जब उछलता है तो आज भी अपने पूंछ का इस्तेमाल वो अपने को बैलेंस करने के लिए करता है, लेकिन आदमी तो धरती पे चलता है।
तो बंदर से जब आदमी का इवोल्यूशन हुआ तो वहां पर क्या हुआ होगा कि उसने अपने पूंछ का इस्तेमाल करना धीरे धीरे कम किया होगा, और इन द लॉन्ग रन लंबे समय में पूंछ गायब हो गया, बस एक टेल बोन बची है जिसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग कहते हैं, वो ह्यूमंस में पाए जाते हैं आज भी उस पूंछ के अवशेष के रूप में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये लेमार्क महोदय ने दिया था। मेंडल को तो सभी जानते हैं, ग्रोगेर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स यही हमारे मेंडल साहब हैं। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, बहुत फेमस है, बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय जी मेंडल, ग्रेगोर मेंडल, और इसमें 3 लॉ इन्होंने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। ये 3 जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं, अनुवांशिकता के सिद्धांत हैं, ये सबसे पहले मेंडल साहब ने ही दिया था, इसलिए इस मेंडल को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ह्यूगो ड्यूबेरिस, आप लोगों ने म्यूटेशन का नाम सुना होगा, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन में जो चेंजेस होते हैं, एक तो चेंजेस काफी स्लो होते हैं जो कि जेनेटिक्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जेनेटिक मटेरियल पास ऑन किया जाता है फादर द्वारा अपने प्रोजेनी में, फादर मदर द्वारा अपने प्रोजेनी में, तो वहां पर भी जो बच्चा होता है वो कंप्लीटली अपने मदर फादर जैसा नहीं होता है। जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल के जैसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें थोड़े से परिवर्तन आ जाते हैं। वो परिवर्तन बहुत ही सबटल, बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन परिवर्तन होता है, वो 2 कॉपी एकदम क्लोन नहीं होता है। ऐसे करके धीरे 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 बहुत सारे जनरेशंस के बाद, सैकड़ों सालों बाद, फिर एक जो इंडिविजुअल पैदा होता है वो फर्स्ट जनरेशन से इतना डिफरेंट होता है कि वो एक नया स्पीसीज बन जाता है। तो एक तो बॉडी डिजाइन में परिवर्तन होने का, चेंज होने का, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है थ्रू रिप्रोडक्शन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन कई बार लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सडन चेंजेस भी आते हैं, बहुत तेजी से वो चेंजेस आते हैं, और वो जो तेजी से चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी ब्रीज। ये भी क्वेश्चन आपसे जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज, मधुमक्खी, इज नोन एज। अब यहां पे ऑप्शंस आपके हैं, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर और पिस्सीकल्चर। देखिए, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, है ना। रेशम का जो कीट होता है, मलबरी रेशम, रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आंसर हमारा। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर लकड़ी वाले पौधों के ग्रो कराने का जो तरीका है, जिससे इमारती लकड़ियां, जिससे हम दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो उसको कहते हैं, उस कला को, उस आर्ट को हम लोग कहते हैं सिल्वीकल्चर, है ना। लकड़ी वाले पौधों के प्रजनन को, लकड़ी वाले पौधों के प्रजनन को। तो जाहिर सी बात है ये सिल्वीकल्चर भी हमारा आंसर नहीं होगा। पिस्सीकल्चर, पिस्सी शब्द सुनते ही आपके मन में फिश आता होगा, है ना। पिसेस का मतलब ही होता है फिश, मछलियां। तो पिस्सीकल्चर का मतलब हुआ मछली पालन। कल्चर का मतलब देखिए पालना होता है, पिस्सी का मतलब फिश, तो मछली पालन। सिल्वी का मतलब कास्ट होता है, लकड़ी, और कल्चर का मतलब उसको ग्रो करना, नर्चर करना। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कल्चर करते हैं, किसान अपने फसल को कल्चर करता है, उसी तरह से। तो ये सिल्वी कल्चर, सिल्वी का मतलब कास्ट, वुड, तो ये लकड़ी वाले पौधों के प्रजनन को कहेंगे। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। अब ये 3 ऑप्शंस तो हमारे हो गए, ये हो गया आपका पिस्सी कल्चर, मछली पालन। तो ये 3 में से तो हमारा आंसर नहीं है, तो जो चौथा बचा वही हमारा आंसर है, एपीकल्चर, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि वो जगह जहाँ पे मधुमक्खी पाला जाता है और जहाँ पे मधु, हनी का बिजनेस होता है, उस जगह को हम लोग एपियरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एपीकल्चर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चौथा प्रश्न, किसी मृत प्राय व्यक्ति को गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? देखिए, ऑर्गन डोनेट करते हैं, जैसे किसी का किडनी खराब हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो वो किडनी जो हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से वो किडनी लेकर के हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। बहुत लोग अपना ऑर्गन डोनेट भी करते हैं, है ना। तो ऑर्गन डोनेट करने में कोई आंख डोनेट करता है, कोई लीवर डोनेट करता है, कोई किडनी भी डोनेट करता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, अब जिंदा रहते तो कोई व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट नहीं कर देगा ना। तो ऑर्गन तभी डोनेट करते हैं जब लोग मरने लगते हैं या मरने की अवस्था में होते हैं, और उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होता है मेडिकल में कि आप इतने घंटे के अंदर अगर वो ऑर्गन रिमूव कर ले तब तो वो दूसरे के बॉडी में फंक्शनल होगा। अदरवाइज इतने घंटे बीत जाने के बाद अगर आप कोई आदमी मान लीजिए मर गया और मरने के 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद अगर आप उसका कोई ऑर्गन रिमूव कर रहे हैं तो क्या वो फंक्शनल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस पाए जाते हैं कि इतने समय के अंदर आपको ऑर्गन रिमूव कर लेना है या इस स्टेज में वो ऑर्गन रिमूव करना है। प्रश्न आपका वह उसी से संबंधित है कि अगर किसी मृत व्यक्ति से, मृत प्राय व्यक्ति से जो मरने वाला है, अगर उसने अपना गुर्दा यानी कि किडनी डोनेट करने की बात कही है कि उसको भाई किडनी डोनेट करना है, तो किस कंडीशन में उसका किडनी रिमूव करना होगा हमें, है ना। और यहां पे आपसे ऑप्शंस दे रहा है, इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किडनी कैन बी टेकन फ्रॉम अ डाइंग पर्सन हु हैज द, उसके कंडीशन के बारे में कह रहा है कि एक मरते हुए व्यक्ति से किस कंडीशन में उसकी किडनी को निकाला जा सकता है। पहला ऑप्शन है सेसेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ओनली, है ना। सेसेशन का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हिंदी में आप देखिए तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान, अवसान का मतलब रुक जाना, है ना। जैसे सूरज का अवसान हो जाता है, सूरज अस्त हो जाता है, रुक जाना। दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है सेसेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन ओनली। तीसरा ऑप्शन है सेसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन ओनली। और चौथा है सेसेशन ऑफ किडनी फंक्शन ओनली, ठीक है। देखिए, इसमें एक ऑप्शन तो आप आसानी से छांट सकते हैं। किडनी का फंक्शन जब रुक ही जाएगा, जब किडनी का फंक्शन, किडनी जो अपना काम कर रहा है, अगर उसका अवसान ही हो जाएगा तो फिर वो किडनी किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में तो काम तो आएगा नहीं। तो इस ऑप्शन को तो आप ऐसे ही इलिमिनेट कर दीजिएगा कि नहीं, ये जो लास्ट ऑप्शन है सेसेशन ऑफ किडनी फंक्शन ओनली, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन। देखिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन, श्वसन तंत्र, श्वसन का जो सिस्टम है हमारा, वो अगर रुका तो फिर आदमी इंस्टेंटली डेथ कर जाएगा, है ना। आपने एक जहर का नाम सुना होगा, साइनाइड, है ना। साइनाइड खाते ही आदमी तुरंत मर जाता है। रीजन यही होता है कि साइनाइड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां की सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देता है, और जिसके कारण आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाता है, आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंस्टेंटली डेथ हो जाता है, तुरंत डेथ हो जाता है। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम रुका तो उसका डेथ हो जाएगा और उसका किडनी भी फंक्शनल नहीं रहेगा। तो इस दूसरे ऑप्शन को भी आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो इसको भी आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। तीसरा जो आपका ऑप्शन है बी, सेसेशन ऑफ कार्डाइक फंक्शन ओनली। कार्डाइक का मतलब हार्ट होता है ना। आपने कार्डाइक मसल्स भी पढ़े होंगे, हमारे बॉडी में होते हैं, हार्ट में पाए जाने वाले मसल्स को हम लोग कार्डाइक मसल कहते हैं। तो हृदय भी अगर रुक गया आपका तो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम रुक जाएगा, है ना। क्योंकि हार्ट का काम, हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और सर्कुलेशन रुकेगा तो रेस्पिरेशन रुकेगा, रेस्पिरेशन रुकेगा तो आपका किडनी जिस पोजीशन में है वो फंक्शन करना बंद कर देगा। तो कार्डाइक फंक्शन का भी सेसेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि किडनी फंक्शन भी नहीं रुकना चाहिए, वो उसका किडनी भी फंक्शनल होना चाहिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी नहीं रुकना चाहिए, रेस्पिरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो फिर डेथ हो जाएगी। और कार्डाइक फंक्शन, क्योंकि सिर्फ आप सांस लेते रहें और ब्लड अगर आपके बॉडी के हर एक पार्ट को पंप नहीं किया जाए हार्ट के द्वारा, तो भी आपका सारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह रुक जाएगा। तो कार्डाइक फंक्शन भी आपका चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये तीनों, अगर इन तीनों में से कोई एक भी हुआ तब आप उसकी किडनी को नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, ये अगर बंद भी हो गया, याद कीजिए न्यूरॉन्स, हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं,
और हमारा जो तंत्रिका कोशिका है वो छोटे छोटे सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, है ना। अब इन न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुली है उसको रिसीव करना और उस स्टिमुली के अगेंस्ट में बॉडी को क्या रिस्पॉन्स देना है वो रिस्पॉन्स मसल्स तक पहुंचाना। तो आप देखते हैं कभी लोगों को लकवा पैरालिसिस मार देता है तो उसके कोई बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं। काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो बॉडी के मसल्स को इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस बॉडी नहीं पहुंचा पा रहा है उस मसल्स के पास। अब आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। तो पैरालिसिस में ये क्वेश्चन भी आपके जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है कि पैरालिसिस यानी कि शरीर में जब लकवा मारता है तो लकवे के स्थिति में हमारे बॉडी का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो यही तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यहां ध्यान रखिएगा, आपका बॉडी का ऑर्गन काम करना तो बंद कर देगा लेकिन वो ऑर्गन मृत नहीं होगा, उसको बस इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, बाकी वो ऑर्गन अभी भी जीवित है। तो अगर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन रुक भी गया तो किडनी अभी भी आपका जीवित है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन रुक गया तो भी आपका किडनी जीवित है और इस कंडीशन में आप उस व्यक्ति के किडनी को आसानी से लेके दूसरे के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेसेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ओनली। अगर किसी मृत प्राय व्यक्ति का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बंद भी हो गया है तो भी आप उसका किडनी प्राप्त करके दूसरे के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को, सोलर कुकर को गर्म करता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य का जो प्रकाश है उसको हम लोग सोलर रेडिएशन कहते हैं, सोलर रेडिएशन, ठीक है। और ये कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इस सूर्य के प्रकाश में सिर्फ एक ही तरह का रे नहीं आता है, बहुत सारे तरह के रेज आते हैं जिसको कि हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जैसे आप लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जो भी व्हाइट लाइट है हमारा श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, विबग्योर जिसको हम लोग कहते हैं, बैनिया पिनाला, बैगनी नीला, हरा नीला, ऑरेंज, रेड वगैरह। तो उसी तरह से उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, यानी कि व्हाइट लाइट के कंस्टिट्यूएंट, उसके पार्ट्स किन किन रंगों से मिलकर के बना है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं सोलर रेडिएशन के थ्रू जो आते हैं वो भी कोई एक वेव नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे वेव हैं और उन सारे वेव को हम लोग इकट्ठे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो सोलर रेडिएशन में कौन कौन से वेव आते हैं, सबसे पहले उस सोलर रेडिएशन में आपका रहता है रेडियो वेव, है ना, रेडियो तरंग। रेडियो वेव के बाद आपका रहता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। माइक्रोवेव के बाद तीसरे नंबर पर रहता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवरक्त प्रकाश। और फिर चौथे नंबर पर बारी आती है विजिबल लाइट की, जिसको हम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के साथ ये सारे जो तरंग आते हैं ये वो ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। उसमें से कुछ ही भाग को देख सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग प्रकाश, श्वेत प्रकाश या लाइट कहते हैं। तो उस लाइट में कौन कौन है मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले विजिबल लाइट, जिसको हम लोग देखते हैं, देख पाते हैं, और इसमें कौन कौन है, तो वही विबग्योर, है ना। सबसे नीचे वायलट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है। अब यानी कि इंफ्रारेड के बाद रेड, रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, फिर वायलट। वायलट के नीचे जब आप आएंगे तो फिर आपको अल्ट्रा वायलट, जिसको सिंपली हम लोग यूवी रेज कहते हैं, उसके नीचे आप आइएगा तो फिर आपको मिलेगा एक्सरे, और एक्सरे के नीचे फिर आप आइएगा तो फिर आपको मिलेगा गामा रे, गामा रे। इस इतने ही रे हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ध्यान रखिए जनरल कंपटीशन में कभी कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, और ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे एक्सरे, यूवी रे, गामा रे, कॉस्मिक रे।
तो इसमें जो मेंशन्ड है वही बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें कॉस्मिक वेव नहीं है, तो कॉस्मिक रे इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब यहां पर है क्या कि जैसे जैसे आप इस स्पेक्ट्रम में ऊपर से नीचे उतरिएगा तो एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। आपने पढ़ा होगा कि गामा रे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि ये 1 मीटर एल्युमिनियम के मोटे चादर को भी छेद करके इस पार से उस पार निकल जाता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो एनर्जी कम होती जाती है, तो रेडियो वेव में सबसे कम एनर्जी होगी और गामा रे में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। अब ज्यादा एनर्जी होगी तो वो घातक भी होगा, है ना। तो ये जो 3 नीचे से आप रे देख रहे हैं, गामा रे, एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रे, हमारे एटमॉस्फेयर में नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये तीनों रे फिल्टर हो जाते हैं। ये एक्सरे और गामा रे आपके आयनोस्फीयर, आयन मंडल में फिल्टर होते हैं, इसलिए आयन मंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहता है और उस आयन मंडल में, उसको आयन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर वो आयनाइज्ड हो जाते हैं उस हाई एनर्जी को ऑब्टेन करके। और ये यूवी रे आपने पढ़ा होगा कि ये ओजोन लेयर इसको फिल्टर कर लेता है। तो ये तीनों फिल्टर हो जाते हैं, हम तक यही पहुंचते हैं, बस जो बचे वो। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश के किस भाग में गर्माहट होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका वही है, सूर्य के प्रकाश के जिस भाग में गर्माहट, वार्मथ, है ना, हीट होगा, जिसमें गर्म करने की कैपेसिटी होगी, वही हमको आपको भी गर्म करेगा, वही सोलर कुकर को भी गर्म करेगा, या धूप में कोई भी चीज रख दीजिए तो वो गर्म उसी प्रकाश की वजह से होगा, है ना, जिसमें कि गर्माहट होगी। अब इंफ्रारेड, ये जो अवरक्त प्रकाश है, सिर्फ इसी में गर्मी होती है, इसी में हीट होता है, बाकी सोलर रेडिएशन के किसी भी रे में हीट नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे वो सोलर कुकर को गर्म करने की बात हो या किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने की बात हो, तो जब भी सूर्य के प्रकाश से गर्म होने की बात होगी तो रे कौन सा होगा? इंफ्रारेड, हिंदी में इसको अवरक्त प्रकाश कहते हैं। अब आप अपने क्वेश्चन और ऑप्शंस पे आइए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट? सोलर कुकर को गर्म सनलाइट का कौन सा पार्ट करता है? तो अब आप आसानी से यहाँ पे अपना आंसर टिक कर सकते हैं कि सर इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश में गर्मी होती है और यही अवरक्त प्रकाश सोलर कुकर को गर्म करता है। अल्ट्रावायलेट तो आपने देखा कि पहुंचता भी नहीं है, समताप मंडल में उपस्थित जो हमारा ओजोन लेयर है वो इसको फिल्टर कर लेता है ना। रेड लाइट पहुंचता तो है, विजिबल भी है हमारे लिए, लेकिन इसमें गर्मी नहीं होती है। और कॉस्मिक रे तो सोलर रेडिएशन का पार्ट भी नहीं है ना, ये सोलर रेडिएशन का पार्ट भी नहीं है, ये अंतरिक्ष में घूमने वाली तरंग है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्षीय तरंग या ब्रह्मांडीय तरंग, कॉस्मिक रेज। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया इंफ्रारेड। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये छठा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस है अर्थराइटिस यानी कि गठिया, क्वासिरकोर, ग्वाइटर, घेघा और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। अब इसमें आप देखिएगा ये अर्थराइटिस जो है ये हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं और जितने भी प्रकार के अर्थराइटिस हैं सबके होने के रीजन अलग अलग होते हैं। बेसिकली आप इस रोग में ये समझिए, इस गठिया रोग में, अर्थराइटिस में, कि हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। अब उसी में अर्थराइटिस का एक प्रकार है जिसको हम लोग गाउट कहते हैं, है ना। इसी को बेसिकली हिंदी में गठिया कहा जाता है, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये गाउट जो है ये किस वजह से होता है? तो ये हमारे हड्डियों के जोड़ों में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और वो यूरिक एसिड जब क्रिस्टलाइज हो जाता है तो उसी के वजह से दो हड्डियों के बीच में मूवमेंट में परेशानी होती है और वहां पे दर्द होता है। ठीक है, ये भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है कि गाउट यानी कि गठिया किसके जमाव से, हड्डियों के जोड़ों में किसके जमाव से ये गठिया नामक बीमारी होती है? तो ध्यान रखिएगा ये यूरिक एसिड के जमाव से होता है। ठीक है, ग्वाइटर के बारे में आप सबको पता होगा, घेघा हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। और इस थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए इस थायराइड ग्लैंड को चाहिए क्या? तो इसे चाहिए आयोडीन। बिना आयोडीन के ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है।
ठीक है, यानी कि आप इसको दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी होती है और उस कंडीशन में आपका ये थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, और थायराइड ग्लैंड का जो साइज है ऐसे तो बहुत छोटा है, हमारे गले में ऐसा दिखता है, लेकिन अगर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में इसमें स्वेलिंग होती है और ये बड़ा सा ऐसा फूल के नीचे लटक जाता है। उसी स्टेज को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर घेंगा। यानी कि ये जो ग्वाइटर है ये किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रोटीन की कमी से, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका ग्वाइटर। जिस तरह से अर्थराइटिस आंसर नहीं होगा उसी तरह से ग्वाइटर भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी, रात में नहीं दिखता है। ये भी जनरल कंपटीशन का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा। ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि ठंडे के समय में खूब गाजर खाइए, खूब पालक खाइए, या विटामिन ए से भरपूर जो भी चीजें मिलती हैं उनका सेवन कीजिए, तो आपका आंख सही रहेगा, है ना, आपको नाइट ब्लाइंडनेस की परेशानी कभी नहीं होगी। तो ये 3 ऑप्शंस तो ऐसे ही छट गए, तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या, क्वासिरकोर। ध्यान रखिएगा, 2 डिजीज, प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 डिजीज बहुत फेमस है और अक्सर अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एक तो अपना क्वासिरकोर और दूसरा एक होता है मेरास्मस। मेरास्मस, ये दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सात नंबर, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश, हीमोग्लोबिन के तरह पौधों में कौन सा अणु होता है। जैसे आप देखिएगा एनिमल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, खास करके मैमल्स में। सारे एनिमल्स में तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन मैमल्स में हमारे आपके बॉडी में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो हीमोग्लोबिन जैसा पशुओं में है उसी तरह का कौन सा अणु पौधों में है। तो अब इस प्रश्न का आंसर आपको देने के लिए सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन के फंक्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन एनिमल्स में करता क्या है ना। तो हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ये एक लौह अयस्क है, ठीक है, इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। करता क्या है ये, इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, तो एक तो आपने देखा कि हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, तो आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। दूसरा इसका जो मेजर फंक्शन है, इस हीमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन की जरूरत हमारे बॉडी के सारे सेल्स को है, लेकिन ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं नाक के थ्रू और फेफड़े में आता है, फिर फेफड़े से हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है, तो फेफड़े से यही हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। एक तरह से समझ लीजिए ये हीमोग्लोबिन गाड़ी है और ऑक्सीजन यात्री है ना। फेफड़े से बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन नामक गाड़ी में बैठ के और बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंच जाता है। सिंपल शब्दों में आप समझना चाहें तो ऐसा समझे, लेकिन चूंकि यहां पर बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचता है, वहां ऑक्सीजन सेल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। तो जब ऑक्सीजन सेल्स को दे देता है हीमोग्लोबिन, तब उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी क्वेश्चन है कि जब हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तब उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, तब उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब सेल्स को दे देता है ऑक्सीजन, सिर्फ हीमोग्लोबिन बचता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी गैस है, श्वसन गैस है, उसको बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाना। अब आप जरा दिमाग लगा के देखिए कि इस हीमोग्लोबिन के तरह पौधे में कौन सा अणु काम करता है। अब ऑप्शंस में विचार कीजिएगा। साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम पौधों में पाए जाने वाला ये भी एक पिगमेंट है, लेकिन ये कलर पिगमेंट है, कलर
पिगमेंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट पौधों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा है सेलुलोज। इस सेलुलोज को आप जानते होंगे, एक तो ये हमारे सेल वॉल कोशिका भित्ति का हिस्सा है। कोशिका भित्ति, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप की कोशिका भित्ति, जंतु में तो कोशिका भित्ति पाई भी नहीं जाती है, ठीक है, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सिर्फ पादपों में, प्लांट्स में सेल वॉल पाया जाता है, और वो सेल वॉल किसका बना होता है, तो वो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल को देखिए, आप सब जानते होंगे इस क्लोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना, और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाना, ठीक है। क्लोरोफिल को डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग थोड़ा क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पादप है, पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में 3 तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो एक तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपका डी ऑप्शन है वही वाला क्लोरोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट, चूंकि इसका कलर सफेद होता है ना, व्हाइट कलर होता है, ये पौधों में स्टोरेज का काम करता है। जो भी भोजन बनाता है पौधा, फल वगैरह वाले पोर्शन में आप किसी भी फल को काटिएगा, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, एकदम 100% स्ट्रिक्टली नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आप देखिएगा कि उसके अंदर का पोर्शन व्हाइट होता है ना, और उसमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम है खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब होता है कलर्स, है ना, तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो पौधों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। ये साइटोक्रोम भी एक तरह का क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला ही पिगमेंट है ना। आप देखिएगा फूलों के पत्तियों का रंग अलग होगा, पत्तियों पर भी कुछ आप देखिएगा पीले, नीले, इस तरह के छींटे रहते हैं डिफरेंट कलर्स के। आप बीज देखिए, उनके भी कलर्स डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो इन सारे पार्ट्स में ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, और इसका फंक्शन है पौधों के अलग अलग पार्ट्स को, रंगीन भागों को अलग अलग रंग प्रदान करना। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस कराना। अब डायरेक्ट तो आपको हीमोग्लोबिन से इसका कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम यहाँ पे है रेस्पिरेटरी गैस यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाना। क्लोरोफिल का ऐसा कोई काम नहीं है कि ऑक्सीजन को ये पौधों के सारे सेल्स तक पहुंचाता है। हाँ, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में अगर देखिएगा तो आपको जैसे ये हीमोग्लोबिन जिंदा रहने के लिए जरूरी है किसी भी एनिमल्स में, उसी तरह से ये क्लोरोफिल भी जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब वो फूड प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, पौधा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, वो मर जाएगा बेचारा। तो जितना वाइटल रोल, जितना इंपॉर्टेंट रोल हीमोग्लोबिन प्ले करता है एनिमल्स के बॉडी में, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोफिल प्लांट्स के बॉडी में। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, यानी कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, तो वो अणु होता है क्लोरोफिल। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्वरेखा संवेदी अंग नहीं होता है? पार्श्वरेखा संवेदी अंग, देखिए बायोलॉजी में आप एनिमल्स को अगर देखेंगे तो उसको 3 पोर्शन में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका आगे का पोर्शन ये, दूसरा उसका पीछे का बैक पोर्शन, और तीसरा उसका अगल बगल का पोर्शन ये, ठीक है। आगे का जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल, वेंट्रल है ना, आगे का भाग। जो पीछे का पोर्शन है, बैक पोर्शन, उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल, डॉर्सल है ना, डॉर्सल, यानी कि ये उसके बॉडी का पिछला भाग, ठीक है। और जो अगल बगल का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लैटरल पोर्शन, लैटरल, और इसी को हिंदी में कहते हैं पार्श्व, इसी को हिंदी में कहते हैं पार्श्व। अब आप अपने केस में इमेजिन कीजिए कि आपका जो वेंट्रल पार्ट है, आगे का पार्ट है ना, आगे के पार्ट में आपके
स्किन में या आपके बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ चुभती है, कहीं गर्म लगता है, तो आप महसूस कर पाते हैं। सेंस ऑर्गन का यही काम है कि आपके इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो, उस चेंज को वो रिकॉग्नाइज करे, पहचाने, और पहचान करके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजे कि ऐसा हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए इस कमरे में आपको गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है, इसको आपका सेंस ऑर्गन जो स्किन है उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई गर्मी लग रही है, और मैसेज भेज दिया ब्रेन के पास। तो ब्रेन को अब डिसीजन लेना है कि इस सिचुएशन में क्या करना है। अगर बर्दाश्त कर सकता है गर्मी तो बर्दाश्त करे, और नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो फिर ब्रेन आपके हाथ पांव के मसल्स को आदेश देगा, ऑर्डर देगा कि उठ के पंखा चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो, व्हाटएवर जो भी अवेलेबल है वो कर लो गर्मी से राहत पाने के लिए, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा पूरा सेंस ऑर्गन का यही फंक्शन है। तो आगे भी आपके स्किन्स में सेंस ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे हमको कुछ भी इस तरह का चेंजेस होता है तो हम महसूस करते हैं। पीछे डोर्सल पार्ट में भी उस तरह के सेंसेस को हम महसूस करते हैं। अगल बगल लैटरल या पार्श्व भाग में भी हम उस तरह के सेंसेस को महसूस करते हैं। अगर हमारे वो सेंस ऑर्गन्स पार्श्व भाग में मौजूद नहीं होते तो पार्श्व भाग में हमको बड़ा सा सुई क्यों नहीं चुभा दिया जाता, हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारे स्किन्स में वो सेंस ऑर्गन नहीं है। अब आप इस प्रश्न को पढ़िए। यहां पे आप प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग, यानी कि उसके वेंट्रल और डॉर्सल में तो संवेदी अंग है, लेकिन लैटरल यानी कि पार्श्व भाग में संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न आपका बेसिकली ये है। अब यहां पर ऑप्शंस पर अगर आप ध्यान देंगे खास ध्यान से, तो आपको लगेगा कि ये सारे मछली के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जितने भी नाम है ये मछली हैं। जैसे ये लेबुआ, इसी को हम लोग रोहू भी कहते हैं। बड़े चाव से अपने यहाँ बिहार में ये रोहू मछली खाई जाती है, उसी को लेबियो भी कहते हैं। कतला भी खाया जाता है, इसका तो आप जानते ही होंगे। मांगुर भी खाया जाता है, ये भी आप जानते होंगे, देखे भी होंगे। एक ये सी हॉर्स है। सी हॉर्स इज ऑल्सो अ फिश, ये भी एक फिश है। हॉर्स नाम में लगा हुआ देख करके आप इसे घोड़ा मत समझिएगा, ठीक है। और बायोलॉजी में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, अक्सर इस तरह के प्रश्न मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मछली है या निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। जैसे आप देखिए स्टार फिश, नाम के पीछे फिश लगा है, बट इट इज नॉट अ ट्रू फिश, ये मछली नहीं है, ठीक है, वो इकाइनोडर्मेटा है। जेलीफिश, नाम के पीछे फिश लगा है, लेकिन ये भी ट्रू फिश नहीं है, ठीक है, ये सिलोन्ट्रेटा है या नाइडीरिया है। आप क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में एनिमल्स का पढ़ेंगे तो ये सब नाम आपको मिलेगा। इसी तरह से सिल्वर फिश, नाम के पीछे फिश है, लेकिन अगेन फिर से ये भी फिश नहीं है, ये एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है ना। हमारा वेल, वेल को ऐसे हम लोग सिंपली आम बोलचाल की भाषा में वेल मछली कह देते हैं, लेकिन वो जो वेल है वो वेल मैमल है, वो इट इज नॉट ऑल्सो अ ट्रू फिश, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये जो सी हॉर्स है, नाम के पीछे भले हॉर्स हो लेकिन ये फिश है, ये मछली है। घोड़े के जैसा, जैसे आपने शतरंज में जैसा ये घोड़े का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये तैरता भी इसी तरह से वर्टिकली ही है, ठीक है। सारे फिश में ये प्रश्न आपसे इसलिए जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। दुनिया में जितने तरह के फिश हैं, चाहे वो बोनी फिश हो या कार्टिलेजिनियस फिश हो, है ना, या जॉलेस फिश हो, जितने भी तरह के फिश हैं, सारे फिश में डॉर्सल, वेंट्रल और लैटरल संवेदी अंग पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक अकेला एक्सेप्शन ये सी हॉर्स है। ये ऐसा फिश है जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल संवेदी अंग तो पाए जाते हैं, लेकिन लैटरल नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको आप याद रखिएगा, इस सी हॉर्स को, ये एक अकेला फिश है ऐसा जिसमें कि लैटरल संवेदी अंग, पार्श्व संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी हॉर्स, इसमें पार्श्व संवेदी अंग नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूत्र का फीका पीला रंग, हल्का पीला रंग, ज्यादा पीला हो गया तब तो आपको जॉन्डिस या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में आप देखिएगा कि जो यूरिन है उसका कलर हल्का पीला होता है। वो अब हल्का पीला कलर है तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होगा। तो वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मूत्र का हल्का पीला रंग
किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है? द पेल येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? अब बहुत ही आसान प्रश्न है ये। क्लोरोप्लास्ट अभी आप जस्ट देखें कि ये प्लास्टिड है और प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये तो पादप में पाया जाएगा। क्लोरोफिल, ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला है, तो ये भी क्लोरोफिल भी एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ये भी सिर्फ प्लांट में ही पाया जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लिए, बच गया हमारा दो ऑप्शन, एक यूरोफिल और दूसरा यूरोक्रोम, है ना। तो पिगमेंट की बात हो रही है और मैंने जस्ट अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया कि क्रोम का मतलब होता है कलर। बायोलॉजी में बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आप नॉमेनक्लेचर से भी पकड़ लेंगे अगर आपको रूट वर्ड का मतलब पता हो तो, है ना। तो जैसे ही आपका ध्यान क्रोम पे जाएगा, क्रोम का मतलब कलर, तो आप आसानी से टिक कर लीजिएगा कि यूरोक्रोम ही वो पिगमेंट है जिसके कारण यूरिन का कलर स्लाइटली येलो यानी कि हल्का पीला होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यूरोक्रोम। और चलते हैं आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न पर, क्योंकि मैं 10 प्रश्न लेकर के आया था, ज़्यादा प्रश्न लेता तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा है तो यहाँ पर 10 ही प्रश्न, लेकिन आपको ऑप्शंस के सहारे काफ़ी प्रश्नों का आपका रिवीजन हुआ होगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं। हम लोग अभी मेंडल के बारे में पिछले प्रश्न में बात भी कर रहे थे। तो मेंडल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। और फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को इसलिए कहते हैं क्योंकि अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो विश्व में सर्वप्रथम मेंडल ने ही दिया था। और मेंडल ने बताया था कि किस तरह से जो अनुवांशिक गुण होते हैं, हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज होती है, वो मदर फादर अपने प्रोजेनी को, अपने संतान को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसका कुछ गुण उनके माता से मिलता है और कुछ गुण उनके पिता से मिलता है। तो आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? तो हुआ इस वजह से क्योंकि उनके बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जिसको उस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डीएनए कहते हैं, वो डीएनए हाफ उसके फादर के तरफ से आया है और हाफ डीएनए उसके मदर के तरफ से आया है ना। तो अब ये किस नियम के तहत जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 लॉ मेंडल ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों लॉ इसको अनुवांशिकता का नियम कहते हैं। ये सबसे पहले मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इतनी बात आपको पता है तो आप ये आंसर खुद ब खुद कर ले जाएंगे। मेंडल क्यों प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के लिए, तो नहीं, क्योंकि आपने अभी देखा कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के लिए ह्यूगो डी ब्रिज, है ना, ह्यूगो डी ब्रिज ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। लॉ ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता का नियम। अब इतने डिस्कशन के बाद आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि यही आंसर होगा, लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता का नियम। सेल थ्योरी, ये भी ऑप्शन, ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। ये भी बहुत पेटेंट क्वेश्चन है जनरल कंपटीशन का कि हु गेव सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत, तो वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। और डी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। देखिए हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखिएगा तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको बेसिकली हम लोग दो तरह के कैरेक्टर्स में उसको डिवाइड करते हैं। सारे कैरेक्टर्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, अनुवांशिक गुण, और दूसरे को हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि उपार्जित गुण। जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो माता पिता से उनकी संतान में आता है, और जो उपार्जित गुण होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, वो माता पिता से उनके संतान में नहीं आता है, वो अपने जीवन काल में लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही सीखता है, अपने वातावरण में चारों ओर अपने वातावरण से खुद ही सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे और मैं शर्ट पैंट पहनता हूं, है ना। तो अगर ये पहनावा अगर हेरिडेटरी कैरेक्टर होता तो हमारे पिताजी से हम में भी ट्रांसफर होता, बट नॉट, इट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये एक उपार्जित लक्षण है, इसीलिए है हमारे पिताजी से हम में ट्रांसफर नहीं हुआ, है ना। जबकि
हमारे पिताजी का भी बाल उड़ा हुआ है और मेरा भी बाल उड़ा हुआ है। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये एक हेरिडेटरी कैरेक्टर्स है, ये गुण जो है वो हमारे पिताजी से हम में ट्रांसफर हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? अब जैसे देखिए, हमारे पापा को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेता हूं, ठीक है, तो ये भी तो एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो कौन सा लैंग्वेज बोल सकता है, कौन सा लैंग्वेज नहीं बोल सकता है। अगर ये लैंग्वेज जो है हेरिडेटरी कैरेक्टर रहता तो किसी के मदर फादर जो लैंग्वेज बोलते हैं उनका बच्चा भी वही लैंग्वेज बोलता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब भारत में हिंदी भाषी दंपति के बच्चे को जन्म लेते ही इंग्लैंड में रखाइए तो फिर वो जिंदगी भर हिंदी नहीं बोल पाएगा, वो इंग्लिश ही बोलेगा। इसलिए क्योंकि उसने अपने इन्वायरमेंट से उसको एक्वायर्ड किया है ना, उसको प्राप्त किया, उपार्जित किया। तो इस तरह के लक्षण को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या उपार्जित कैरेक्टर्स। अब उपार्जित कैरेक्टर्स का भी, जैसे लैमार्क का आपने देखा था अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन गिवन बाय लैमार्क, जिसको हम लोगों ने पिछले कुछ प्रश्न में डिस्कस किया था। तो जब आप किसी अंग को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, तो ये उपार्जित लक्षण है जो आपके जीवन काल में आपने उसको प्राप्त किया है ना। मैं अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दूं, राइट हैंड का इस्तेमाल कम करूं, तो कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि मैं लिखना पढ़ना सब कुछ लेफ्ट हैंड से करने लगूंगा। तो ये उपार्जित लक्षण है, इसको मैंने अपने जीवन काल में प्राप्त किया है, इसको अपने जीवन काल में एक्वायर्ड किया है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ये सिमिलर टू यूज एंड डिसयूज, आप जितना यूज कीजिएगा उतना आप उस लक्षण को उपार्जित करते, एक्वायर्ड करते जाइएगा। तो इसलिए मैंने लेमार्क के समय में कहा था कि दो थ्योरी, एक तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत, और दूसरा थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसी यूज एंड डिसयूज को दूसरे लैंग्वेज में हम थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं, ये भी लेमार्क साहब का दिया हुआ है ना। तो सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान का, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लेमार्क का, लॉ ऑफ हेरिडिटी मेंडल साहब का। इसलिए ये प्रश्न जिसमें है कि ग्रेगर मेंडल किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो अनुवांशिकता का नियम देने के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये ह्यूगो डी ब्रिज महोदय ने दिया था। तो ये जितने भी थ्योरी हैं और जितने भी प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, उनके बारीकियों को समझिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं इस सेशन में, फिर मैं मिलता हूं। और आप घबराइए नहीं, अब मैं कंटिन्यू रहूंगा क्योंकि वो ट्रेनिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो रहा था। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ईटी एकेडमी को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दे। थैंक यू।